बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल में हूं नम्रा तारिक। कुछ रोज़ पहले से ही अदलिया पर दबाव के बारे में बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रही, तरह तरह की खबरें बल्कि हमारे सामने आती रही। लेकिन कल आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बल्कि वो इंटरव्यू देख भी लिया होगा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया प्रोग्राम में। और उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि अदलिया पर दबाव एक हकीकत है। उनका ये कहना था कि जो भी केसेस होते हैं फैमिलीज़ के ज़रिए अप्रोच किया जाता है, और दबाव की जो बातें इंटरनल एक्सटर्नल वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन आप इस इंटरव्यू के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अदलिया पर दबाव एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारे लिए, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। इसकी वजह से हमारी जुडिशरी को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं, मेरिट पे बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे बहुत सारे मसाइल आते हैं। सो इन मसाइल पे प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में आगे जाके बातचीत करेंगे। उसके अलावा मुनीब फारूक, जो कि पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, रिजर्व सीट से मुतालिक जो एक तफसीली फैसला आया था कुछ रोज़ पहले, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े फैसले पे एपेक्स कोर्ट से आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे फैसला आ जाने के बाद उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होगा? क्या इस मुल्क में आइन नहीं है, कवानीन नहीं है? क्या इदारे उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद नहीं है? क्यों ऐसी खबर सामने आई, या क्यों ऐसी हकीकत हमारे सामने है जहां पे ये हम लोग सोचने पे भी मजबूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी? अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, हमें ज्वाइन करें जी सैयद मसूद रजा साहब, उसके अलावा सलमान अनीस ने हमें ज्वाइन किया, उमर दराज गोंदल और तबरेज़ ओरा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के लंदन से। सबको खुशामदीद कहती हूँ। उमर, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा मुनीब फारूक की खबर से मुतालिक कि जो एक तो मतलब इतना बड़ा फैसला अगर आ चुका है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होगा? उसी तरह से अमल दरामद न करने की ख्वाहिश है जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हुक्म आया था, लेकिन उसको रौंद दिया गया और उसके ऊपर किसी को कुछ नहीं हुआ, ना कोई तौहीन अदालत हुई, ना किसी के खिलाफ कुछ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो पाई थी। तो लोगों का ख्याल था कि इस बार भी वैसा होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप कहते थे कि हम ख्याल बेंच है, आप कहते थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए, ये आप नहीं डिमांड करते रहे माजी के अंदर। इस बार फुल कोर्ट का फैसला है, इसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए फैसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से चीजें होंगी, और ये जो फैसला आया है उस फैसले की को लेके हमें कुछ चीखें जो है वो जरूर सुनाई दे रही हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भी आज खबर एक आई कि जो नजरसानी की दरखास्त है वो बड़ी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, नंबर अलॉट हो गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। शायद उतनी जल्दी वो समाअत के लिए मुकर्रर भी ना हो, और शायद 2 जजेस का वोट भी इसके हाथ में ना हो कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती तब तक ये मुकर्रर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपने देखा होगा कि वजीर दिफा खुल के बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम डेड एंड के ऊपर है। आपसे थोड़ी देर पहले मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फिर वो ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब तो वो हादसात की बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हम मज़ाहमत करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। फिर उनको ये भी खदशा है कि इलेक्शन 2024 को जो हुआ 8 फरवरी को वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। बहुत सारी बातें इस किस्म की हो सकती हैं, लेकिन अब ये कहना कि फैसला नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? चलें, आप 8 जजेस का फैसला तो नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए, आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल ना माने। उसके बाद अगर आप जाते हैं जस्टिस मंदोखेल का फैसला है, ना माने। जस्टिस याया अफरीदी का फैसला है, नंबर डिफरेंस है ना दोनों के दरमियान, कोई कह रहा है कि नहीं 39, कुछ कह रहे हैं नहीं, सबको मौका एक बार मिलना चाहिए। तो अगर आप फैसला नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत का मतलब ये होगा कि ये फिर उन 13 जजेस के सामने ही केस जाएगा। शायद तौहीन की बात हो तो वो जो 4 मजीद ऐड हुए 17 जजेस के सामने हो, और अगर आप एडहॉक भी लगा लेंगे तो 21 के सामने तौहीन अदालत का केस लगेगा। ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ये फैसला अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो ये बहुत सारे सर लेगा। सर लेने से मुराद ये है कि फिर बहुत सारे लोग घर जाएंगे। अच्छा मसूद, आपकी तरफ आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अभी बहुत कुछ देर पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आए, मैं पढ़ के आपको सुना भी देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत करेगा तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो सेड कि मैं तमाम इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इंसाफ नहीं है तो वो भी नहीं है। अगर आप अदलिया को कमजोर करेंगे तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि तमाम इदारों को कमजोर करेंगे। और फिर उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया वो ये कि अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निजाम भी होना चाहिए। Who is he talking about?
देखिए, मुस्तकबिल के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, और उनके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी उमर दराज जो गुफ्तगू कर रहे थे, ये पूरा माहौल है गुज़िश्ता चंद सालों का, 2-2.5-3 सालों का, जिसमें आपने देखा कि अदालती फैसलों की तौक़ीर नहीं की गई, उन्हें पैरों तले रोंदा गया, उन्हें नहीं माना गया। तो और फिर ये जजेस पर दबाव वाला मामला, जजेस खत लिख चुके हैं, इस पर बाकायदा अब खुल के जजेस टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो ये मामला उठ चुका है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान उस वक्त शायद था, जब इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाए गए, जब अदालत के फैसले नहीं माने गए। लेकिन अब मसूद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, उसको हम फिक्स करके आपकी तरफ मैं दोबारा आती हूँ। सलमान, आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ। बात ये देखें, सबसे पहले तो जो उमर दराज अभी बात कर रहे थे और जिस तरह बात हो रही है, अभी आप ये सारे के सारे इस डिसीजन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है उसको भूल गए। एक इदारा है जिसके कोर्ट के अंदर अभी बॉल है, और आई मीन लिटरली कि वो टेनिस का कोर्ट भी उनका ही है और वो अदालत का कोर्ट भी उनका ही है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करके बताना है कि वो जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिसीजन, उसके ये रूह के अंदर वो किस तरह इस सारे के सारे फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह सरगोशियों की आप बात कर रही हैं ख्वाजा आसिफ की, इसी तरह सरगोशियाँ कुछ इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग्स आज चल रही थी और जो कल के ऊपर उन्होंने पोस्टपोन कर दी हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें थी। और जो बाहर आ रही है बात वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अभी कंसिडर कर रहा है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अपनी इंतज़ामी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। उसके बाद ये जो सीटें हमने देनी हैं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला था, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। इन लोगों ने जो इनिशियल अपने जो है एफिडेविट्स दिए थे, या ये जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आए थे, तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। अब ये सारे के सारे पीटीआई की तरफ जो है वो चले गए हैं। तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन मजीद बढ़ाएंगे। उनका कोई इरादा नहीं है इस कन्फ्यूजन को कम करने का, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी टाइम बाइंग टैक्टिक्स ऑन एवरीवन्स पार्ट। जब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा इस मसले को, हम आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है उसके अंदर उन्होंने खुद ही एक रूम छोड़ा हुआ है अभाम के लिए कि किसी भी कंटेंडर को, किसी भी पार्टी को अगर कोई इसकी तशरीह में कोई तकलीफ हो रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो या समझ में ना आ रही हो बात, तो वो आके हमसे चेंबर्स के अंदर रुजू कर सकते हैं। तो वो अब जाहिर है उसके लिए उनको फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दे विल गो टू द जजेस चेंबर्स एंड दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, एंड अगेन उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। तो देखें, जब ये डिसीजन आया था पिछले जुम्मे को, तो मैंने इसी स्टूडियो के अंदर जो है वो मिठाई भी दी थी और 7 लोगों को ये भी कहा था कि खाए वो जिसको ये मिठाई हजम हो जाए। इसलिए क्योंकि ये जिस किस्म का डिसीजन है ये इतनी जल्दी सॉल्वेबल नहीं है। इसके अंदर जितने इफ्स एंड बट्स एंड क्वेश्चन मार्क्स छोड़े गए हैं, उससे तो जो आपका वकील बरादरी हमारी है वो मज़ीद खेलती रहेगी, और इसके अंदर किसी कंक्लूजन के ऊपर ये लोग नहीं पहुंच सकेंगे। नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है, उस आवाम का है जिन्होंने मैंडेट दे के एक पॉलिटिकल पार्टी को चुना है, और उनके नुमाइंदागान जो हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, उनको रिजर्व सीट्स उस तरह वो नहीं अवेल कर पा रहे, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर और इवेंचुअली सेनेट के अंदर भी है। तो देखें, जो मामला है वो तो सुलझाने की तरफ कोई भी नहीं गया, ये मज़ीद उलझ गया है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद उलझेगा। इसमें खैर कहीं से नहीं आनी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत हार्ड स्टैंस ले लेती है, जैसे पीटीआई ने लिया हुआ है, और वो किसी भी किस्म की मफाहमत की तरफ या मज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहते, और वो सिंगल एंडेडली एक ही तरफ जाएंगे, तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि देयर आर 2 bodies and 1 grave, let's see who is going to get fixed in it। तो अब ये जो एक जंग शुरू हो गई है, बका की जंग, तमाम लोगों की तरफ से, तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जुडिशरी के ऊपर इतने क्वेश्चंस हैं, उनकी बका का मसला बना हुआ है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मामला लगता है सलमान साहब के सबसे बड़ा जो मसला है वो जुडिशरी के लिए, जुडिशरी का दबाव सबसे बड़ा इशू है सबके लिए। निम्रा, इट्स नॉट जस्ट जुडिशरी। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जो आप ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कर रही हैं, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी इज बीइंग प्रेशराइज्ड एंड दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो गवर्नमेंट करना चाह रही है लेकिन नहीं कर पा रही।
फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ है, टीएलपी मौजूद है, तो यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लेफ्ट अनआंसर्ड, जिसकी वजह से अभी ये सर्कस मजीद इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा मसूद, आपकी तरफ वापस आती हूँ उसी सवाल को, अगर आप आंसर करना चाहें फिर से प्लीज। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, जैसे उमर दराज ने भी कहा और सलमान साहब भी अभी बता रहे थे कि बड़े इफ एंड बट्स हैं इसके अंदर, मगर मुझे ये लगता है कि वक्त बहुत गुजर चुका है। हुकूमत बहुत कमजोर जगह पे इस वक्त खड़ी हुई है और इस वक्त हुकूमत का सरवाइव करना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आप अखबार उठाकर देखें, आप बेचैनी है। अच्छा छोड़ दें इस वक्त के अदालती फैसला क्या था, अदालती फैसले को माना जाएगा नहीं माना जाएगा। इस वक्त तो आप ये देखें कि कौन सी पार्टीज हैं जो अदालती फैसले को तस्लीम नहीं कर रही हैं या ना करने का इरादा रखती हैं। या जहां मुनीर साहब की खबर है कि जी चले कोई थर्ड फोर्स होगी, लेकिन सामने कौन है? सामने मुस्लिम लीग नून है, सामने पीपल्स पार्टी है जो आइन की खालिद है, जो आइन की बात करती है। यानी कितनी मर्तबा और एक्सपोज होना है इन जमातों को। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि और कितनी मर्तबा इन्होंने एक्सपोज होना है और कितनी मर्तबा ये बताना है कि जिस निजाम का ये दम भरते थे, दरअसल ये उस निजाम को मानते ही नहीं है। ये मानते हैं ताकत के निजाम को, ये मानते हैं चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने के निजाम को। ये दूसरी पार्टीज पर, दूसरे लोगों पर इल्जाम अब किस मुंह से, मजीद किस मुंह से ये इल्जाम जो है वो धरेंगे। यानी इतनी मर्तबा एक्सपोज हो चुकी है, एक मर्तबा फिर कह रहे कि नहीं मानेंगे। लेकिन वो वक्त गुजर गया जब आपने अदालती फैसलों को नहीं माना, आपने निगरान हुकूमतों को बढ़ा लिया, आपने इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए। लेकिन अब जजेस खुद खतूत लिख रहे हैं, अब मीडिया में आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, अब पब्लिक सेंटिमेंट कुछ और है। अब बजट के बाद महंगाई का आलम है, इसमें आवाम को मजीद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज फिच की जो रिपोर्ट है उस पर वजीर दिफा साहब ने जो कुछ कहा कि वो या दीगर वुज़रा ने जो उस पर बातें की हैं, उससे कतई नजर मुझे तो लगता है खासी हकीकत पर मबनी है। हुकूमत के अब चलने का मुझे ज्यादा इम्कान मालूम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा तबरेज, आपकी तरफ आती हूँ। तबरेज, आपका भी कमेंट मुझे जस्टिस मंसूर के इन कमेंट्स पे चाहिए। उनके जो स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसी जज को बनना चाहिए जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। जो जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने बगैर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बनना चाहिए। ये क्या रिजर्वेशंस हैं जस्टिस मंसूर के आपके मुताबिक, तबरेज वोरा साहब? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जस्टिस मंसूर साहब जो है वो बड़े ही एक दयानतदार और बड़ी हार्ड वर्किंग और बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जज समझे जाते हैं। और उनकी ये जो स्टेटमेंट है इसको इंतहाई दूरअंदेशी से देखने की ज़रूरत है। वजह ये है कि अब जो आइन और कानून है उसके मुताबिक जैसे एडहॉक जजों को लिया जा रहा है, जैसे जूनियर जजेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, जैसे जूनियर्स को आप चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये मोरल जो है वो डाउन हो रहा है जो आला अदालत के जजेस हैं। इसलिए शाह साहब का यही कहना है कि अगर आप एक जूनियर जज को लेकर आएंगे और जो सीनियरिटी है उसको आप नहीं मानते, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो आगे चल के ये मसाइल होंगे। देखिए मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं कि हर मकतबा फिक्र में दो राय होती हैं, एक राइट की और एक लेफ्ट की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो है वो एक राय को लेकर चले। तो इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं कि वाज़ह हमें जो है वो डिवीजन नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो बड़ी अदालत है पाकिस्तान की और जिसके ये समझा जाता है कि उनके फैसले जो है वो हतमी होते हैं। अगर ये आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे, अगर ये आपस में एक जो आइन और कानून के ये रखवाले हैं जिन पर इन्होंने अमल दरामद कराना है, वो अगर खुद उसको नहीं आगे लेकर चलेंगे तो वो कौन सी ऐसी जो है वो आपका अलादीन का चिराग आएगा और वो आके इंप्लीमेंट करवा देगा। तो जस्टिस मंसूर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। होना तो यही चाहिए कि जो पसंद और नापसंद
है उसको एक तरफ रखते हुए जो आइन और कानून बताता है, जो आपको किताबचे बताते हैं, उसके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन वजह ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें जो लोग अभी इस वक्त बैठे हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उसकी तादाद ज्यादा है, और वो तादाद जो ज्यादा है वो काजी फायज ईसा साहब के साथ है। तो इसलिए वहां पर उनको आसानी है कि वो अपने जो फैसले हैं वो इंप्लीमेंट करवा लेते हैं। तो आगे जस्टिस साहब जो है मंसूर साहब वो देख रहे हैं कि वो सीनियर हैं। आपने ये भी देखा और सुना होगा कि जिस तरीके से अभी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जी इनको अमेंडमेंट करके 3 साल और मुद्दत मुलाजमत इनकी बढ़ा दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी हो सकता है इमरजेंसी नाफज कर दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी कि मरकजी हुकूमत बना दी जाए। हम ये भी सुन रहे हैं जी कि सदारती जो है वो हुकूमत उसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त किसी को भी पाकिस्तान में नहीं मालूम कि ताकत का सरचश्मा कौन है और ताकत इस्तेमाल कौन कर रहा है। हर कोई डिमी किरदार अदा कर रहा है। यही वो वजह है कि अब अगर आपको सियासी हालात को देखें या आप समाजी हालात को देखें, आप मईशत को देखें, तो कहीं भी किसी जगह पर बेहतरी नजर नहीं आ रही। और यही वो वजह है कि जो बैरूनी ममालिक के लोग हैं, जो बैरूनी ममालिक की हुकूमतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी बड़ी गहरी निगाह से देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इस्तवार करते हैं तो किसके साथ हमने करने हैं। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनसे मामलात हल नहीं हो रहे, तो फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड किया जाए, नवाज शरीफ को टास्क दिया जाए और वो बातें करें। इसी तरीके से जरदारी साहब जो हमारे सदर पाकिस्तान है वो अब कोई अपना किरदार अदा करें तो तब भी जाकर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो सकती है। पीपल्स पार्टी बहुत क्लेवर मूव कर रही है, वो हुकूमत में तो नहीं है लेकिन वो आगे अब ना बोल रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कर लें, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है। तो अब ये सारी सिचुएशन जो हालात वाकयात हैं इसको अगर इसी डगर से लिया जाएगा तो मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जब आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने की, तो वजह ये है कि इम्प्लीमेंट जिन्होंने करवाने हैं वो आराम से बैठे हैं। अब क्या है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, वो कोई नया जो है वो रेफरेंस ले आएंगे, वो कोई नई पिटीशन फाइल करवा देंगे। मीन ये कि उसको लिंगर ऑन करना मकसूद है। जैसे पहले कहा गया जी कि पीटीआई को बैन कर रहे हैं, अगर पीटीआई बैन होती है तो लाजमी बात है शोर गुल होगा, लड़ाइयां होंगी। तो इस तरीके से करके वो ये सारा कुछ देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अभी भी वो वक्त गया नहीं है। जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इनको पाकिस्तान की बका के लिए आगे आना होगा। इन सबको पता है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये डांग टपाओ वाली जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा है और डांग टपाओ वाली जो पॉलिसी है वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगी, ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तबरेज़ साहब। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। क्या वजह हो सकती है कि हमारे मुल्क की आला अदलिया के जो हमारे जजेस हैं वो खत लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, दैट दे आर हैविंग दिस प्रेशर ऑन देम, दे आर being put under surveillance? क्या वजह हो सकती है कि हमारे जजेस के साथ इस तरह किया जाता है और फिर हमारे जजेस की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है? उसकी वजह बड़ी सादा है। हम एक ऑर्गेनिक सोसाइटी में शायद अभी तक ढल ही नहीं सके। हम अभी तक हर चीज को अपनी मर्जी, मंशा और अना के अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। हमने माजी में उसकी कोशिश की है, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले, लेकिन चूंकि हमने कसम खा रखी है कि हमने नहीं सीखना और हमने हर वो काम करना है जो जहां से हमें पहले नुकसान हुआ तो हमने देखना है कि अब नुकसान ज्यादा होता है। देखिए बात ये सब क्यों हो रहा है। जजेस को आप आजादाना काम करने दें। जमहूरियत का पहला उसूल सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हुकूमत मिले। जमहूरियत का पहला उसूल ये भी होता है कि हर इदारा अपने डोमेन में काम करेगा और एक आजाद अदलिया जो है, जो आइन के तहत काम करती हो, वो भी मौजूद हो, उसको काम करने दिया जाए। अब इतराज क्या है या कोशिश क्या है, एंड गोल क्या दिखाई देता है कि जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसले ना करें। क्यों ना करें? आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे तो बहुत सारे मफादात को नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारे मफादात मुतासिर होंगे। उन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वजह क्या है कि बहुत सारे अरेंजमेंट्स हिल जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उन जजेस ने क्या कोई जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर खत लिखा है? क्या उन्होंने कहीं जाके हुकूमत की या जो एग्जीक्यूटिव है उसकी डोमेन के अंदर कोई मुदाखलत की है? नहीं, हरगिज भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम रूटीन मैटर जो हमारे सामने लगे हुए हैं, हमें उनके ऊपर भी काम नहीं करने दिया जा रहा। आप छोड़ दें बाकी चीजों को। आप देखिए कि इस वक्त जो सिटिंग जजेस हैं, वो जजेस जिन्होंने ये फैसला कर दिया, हालांकि सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इज्तिमाई फैसला तस्वुर किया जाएगा जब आप देखते हैं फुल कोर्ट का,
वो जजेस 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए, उनके खिलाफ क्या कैंपेन लॉन्च हो रही है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, आप हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया हेड की प्रोफाइल के ऊपर चले जाइए, आप पूरे सोशल मीडिया पे खास रगबत वाले, खास लगाव वाले अकाउंट्स को देख लीजिए। पर क्या हो रहा है, इन जजेस को यही तो सजा दी जा रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, बाकी जजेस क्या कसूर क्या है उनका, अरबाब ताहिर साहब, तारिक जहांगीरी साहब, इसी तरह से आप बाकी और आपकी तमाम जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट से पेशावर से बलूचिस्तान, उन सब ने इस बात की तस्दीक की है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, देखिए अब तय कर लीजिए, आपने लोगों का फैसला भी नहीं मानना, आपने जजेस का आइन और कानून का फैसला भी नहीं मानना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? यानी क्या अब आइंदा तय हुआ करेगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत फैसला करेगी तो वो शायद हुक्मरान तबके के पास जाएगा, हुक्मरान तबका उसको अप्रूव करेगा तो माना जाएगा फैसला मान लेंगे, फैसला ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो बस उसको हम अमल दरामद नहीं करेंगे। भाई अदलिया है ही इसलिए, उसका मकसद इसीलिए है कि जहां पे मेरे आपके राइट्स इन्फ्रिंज हों तो एक ऐसा आजाद इदारा हो जो उसके ऊपर अमल दरामद करवा सके या हमें अमल दरामद कराने के लिए अमल दरामद कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे के साथ ये हो रहा है कि कभी खत लिख के जजेस को बताना पड़ता है कि उनको सर्वेलेंस का या प्रेशर का सामना करना पड़ता है, कभी वो इस्तीफे के जरिए बताते हैं और कभी वो किसी टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यू के जरिए बताते हैं। इस सब को यहाँ पे खत्म होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद। अभी मसूद की जाने बढ़ते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसूद ये बताएं कि जस्टिस शाहिद ने जो इंटरव्यू के दौरान प्रेशर का कुछ जिक्र किया, वो प्रेशर इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? कर रही है, सब जानते हैं कि प्रेशर कहाँ से होता है और कैसे वो प्रेशर आता है। मामला ये है कि मुझे जॉन साहब का एक शेर याद आ तो लगता यह है कि सियासी जमातों को सियासत से खतरा है, मईशत को सियासत को मईशत से अदलिया को किसी पावर कॉरिडोर से खतरा है। यानी हर बंदा खतरे का इजहार कर रहा है यहाँ पर और हर बंदा डरा हुआ मालूम होता है। एक ऐसी सूरत हाल में इस वक्त रियासत नजर आती है जहाँ पर रियासत बहुत वीक है और ये बहुत अफसोस की बात है। एक आम आदमी जो है वो मेहमानों की तरफ देख रहा है, वो सियासतदानों की तरफ देख रहा है, वो पावर कॉरिडोर्स की तरफ देख रहा है, कहीं से कोई उसकी दादरसी हो, उसकी दादरसी के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में रियासत अच्छा मसूद, आपकी ऑडियो का फिर से कुछ इशू आ रहा है, उसको फिक्स करके हम आपकी तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हुए तबरेज़ साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये बताएं कि दो जजेस ने तो एडहॉक जजेस की जो तैनाती वाला मामला था उस पर उन्होंने इनकार किया, दो जजेस की तरफ से आमादगी का इजहार किया गया। अब इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त वकला की जो तंजीमें हैं वो काफ़ी मुतहरक हैं, बार्स मुतहरक हो चुकी हैं। उन्होंने खतूत लिखे हैं कि किसी तौर पे भी इन रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जजेस के तौर पर ना लिया जाए। और अब वकला के में भी लाजमी बात है, ग्रुप्स हैं और उनके इंतखाबात होते हैं और वो भी आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर वो सिविल कोर्ट तक ही उनके ग्रुप्स हैं। लेकिन इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो वकला हैं वो इस बात पर संजीदा हैं कि ये जो करने जा रहे हैं काजी साहब, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और ना हम करने देंगे। उन्होंने वाज़ह तौर पर ये पैगामात दिए हैं कि अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो हम तहरीक भी शुरू कर सकते हैं। वजह ये है जी कि इस वक्त तो जो बार्स है उनमें भी पैसे बांटे गए हैं ताकि उनकी जो वकला की स्ट्रेंथ है उनको हुकूमत अपने साथ में ला सके। इसी तरीके से उनके जो लीडर हैं उनको मुख्तलिफ अहदों पर भी लगाया गया है ताकि उनके जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम ये बावर करा सकें कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है, उसके खिलाफ नहीं जा रही। तो अब ये जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि ये काजी साहब के लिए इतना ईजी और आसान होगा कि अब जब वकला के साथ उनका पाला पड़ेगा तो फिर उस वक्त उनको स्टेप बैक ही होना पड़ेगा। आप जो आप बात कर रही हैं कि अदलिया पे दबाव की, जो आप बात कर रही हैं कि वो उनको दबाव इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये दोनों तरफ से उनको थ्रेट्स होते हैं और दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है। उनके अजीजों अकारब को, रिश्तेदारों को भी
भी इस्तेमाल किया जाता है अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे विंग्स भी हैं जो हर कोर्ट में अपना काम कर रहे होते हैं। वो इंटरनल तरीके से भी घुसकर वो अपना काम जो है वो दिखाते हैं, लेकिन जो काम करने वाला होता है वो नहीं करने देते। लेकिन वजह यह है कि अब वो पानी जो है वो सर से निकल चुका है। जब से इस्लामाबाद के जो 6 जजेस ने खत लिखा है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में वो एक करेज आई है, और उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है और कराची हाई कोर्ट है, उन्होंने भी खतूत लिखे हैं। इवन के जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके जो जजेस हैं, उन्होंने भी जो है वो वाज़ेह तौर पर खतूत अरसाल किए हैं, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको। तो अब मामला ये जो है, अब मामला वन वे नहीं रहा। अब मामला जो है वो पीटीआई तक महदूद नहीं रहा। अब मामला जो है ये आ गया है बिटवीन हुकूमत, बिटवीन अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट। अब दरमियान में जो इदारों का टकराव शुरू हो गया ना, तबरेज़ जी साहब, बिल्कुल इदारों का वाज़ेह टकराव तौर हो पर, गया। जी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने चीज आ रही है। इलेक्शन कमीशन है वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो आराम सुकून से बैठा हुआ है। उनको पता है कि हमें प्रोटेक्शन हासिल है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सूरत हाल जो है ये बड़ी गंभीर है, और मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि अब कोई बड़ी तहरीक जो है वो वकला की तरफ से भी शुरू होने वाली है। हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि उनको चुप कराया जाए। जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो बड़े मारूफ कानूनदान रहे हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, एहसन बून उनके साथ हैं। तो ये वो लोग हैं जो अब वकला को कह रहे हैं कि जी नहीं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वकला को मुतमिन कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मसूद, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पे, आपकी आवाज़ अब अगर ठीक हो चुकी है, आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा। जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें, ये इस तरह की सिचुएशंस पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस वक्त ज्यादा गंभीर सूरत हाल हमें नजर आ रही है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं वो बहुत काबिल लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक लीडरशिप नाकाम होती है तो उसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं तो उस नाकामी उस कैफियत को बदलने की ताकत नहीं रखते। अच्छा, फिर से कुछ इशू आ रहा है। सलमान, आपकी तरफ आऊंगी। जी जी मसूद, हम इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि ये फिक्स हो जाए। कुछ इशू आ रहा है इसकी वजह से। अच्छा सलमान, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुल्क के जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, कुल मिला के आप कह सकते हैं 41 जो है वो आसामियां खाली हैं। अब आपके पास इतनी बड़ी तादाद में जब आसामियां खाली हैं तो आप वहां पे जजेस तैनात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको एडहॉक जजेस की जरूरत पड़े। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखें, ये वही वाली बात है ना, जो सारी बात है कि अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेने के लिए फिर ये एडहॉक का जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले तो ये देखें ना कि जो पहले एडहॉक जजेस आए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेतहाशा कंट्रोवर्शियल फैसले दिए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की है। 1977 से लेकर 79 तक एडहॉक जज थे, फिर बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी बना दिया गया था। ही वॉज पार्ट ऑफ द डिसीजन जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, और बाद में उन्होंने अपने प्राइवेट इंटरव्यूज़ के अंदर उसका इजहार भी किया कि ये मेरे से अपनी ज़िंदगी की बदतरीन मिस्टेक हो गई और हमें उस वक्त प्रेशराइज़ किया गया और हम उस प्रेशर में आ गए। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि ये जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का किस्सा कोट कर रहा हूँ, और 1977-79 के दरमियान में वो एडहॉक जज थे। तो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर अभी का नहीं है, ये हमेशा होता है। ज़ाहिर है उनका एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, उनके जुम्बिश कलम से तकदीरें बदलती हैं, जो है तख्ते पलट जाते हैं। तो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट दे डू एंड व्हाट दे डोंट। जहाँ तक ये एड हॉक जजेस का मामला है, ये आउट ऑफ द वे जाके मामला नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर जैसा कि सियासत में कहते हैं टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये सही वक्त नहीं है इन एडहॉक जजेस को इंट्रोड्यूस करने का। जिस तरह आज जो डिबेट चल रही थी कि 2 एडहॉक जजेस जिनका नाम तजवीज़ किया गया था उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह बताई। होगी, ज़ाहिर है उनकी अपनी भी लीगल प्रैक्टिसेस हैं और लीगल फर्म्स हैं और वो बाकी भी मामलात को जो है परसू करें, लेकिन उसके अलावा अगर आप माहौल को देखें वो बहुत ज़्यादा कशीदा है।
चाहे वो जुडिशरी की बात हो, चाहे वो सियासत की, आपकी पार्लियामेंट की बात हो, इसी तरह आप जो बाकी मामलात हैं उसके अंदर देखें, आपकी इस्टेब्लिशमेंट देखें, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें, हर कोई परेशान हाल है। एंड ऑफ ऑल पाकिस्तान की अवाम एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कर रही है। जैसे अभी बात कर रहे थे पैनल के अंदर एक भाई कि ये तमाम जो सियासतदान हमारे हैं, जो हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं अपने मतलब की, सीटें ले लो, सीटें दे दो, इसको बुला लो, उसको ले जाओ, इसको अपॉइंट कर दो, उसको फारिग कर दो, हुकूमत चल रही है, नहीं चल रही, नहीं संभल रही, ये नहीं हो रहा। ओ भाई, अवाम की बात कर लें प्लीज़, अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लें जिस भी तरीके से होते हैं। ये जो तसादुम की, जो मज़ाहमत की जो सियासत है, ये किसी को कहीं भी नहीं लेके जाएगी। आखिर में मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूं, और वो ये है कि हमारे साथ मनहसल कौम एक बहुत बड़ा जो सानहा हो गया है पिछले गुज़िश्ता सालों के अंदर, वो ये हो गया कि हमने सियासत को हर चीज़ में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बच्चे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं। आपकी जो जुडिशरी है वो बढ़ गई है, वो सियासत का शिकार हो गई है। आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सियासत का शिकार हो गए हैं। आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या एस्टैब्लिशमेंट है फॉर दैट मैटर, जिसको आप मुक्तदरा कहते हैं, उनके अंदर सियासत घुस गई है। एवरीवन इज टेकिंग साइड्स। ये वो एक तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा। वी कैन से कि हर एक इदारा हर वो काम कर रहा है जिसको वो नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करा जो वो उसको करना चाहिए। और इसी वजह से बाउंड्री से बाहर है सब। बिल्कुल, और इसी वजह से फिर आपको उनकी कॉम्पिटेंसीज के इश्यूज हैं। जाहिर है क्योंकि उनका काम वो नहीं है करने वाला। जब वो काम करेंगे तो वो ठीक नहीं कर सकते, उसमें वो गलतियां करेंगे, कौम का नुकसान करेंगे, लोगों का नुकसान करेंगे, और वो हो रहा है। आप देखें ना, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपके फेवर में है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है? क्या आपकी गवर्नेंस ठीक हो रही है? क्या आप ये दंगे फसाद और ये जो जुलूस घिराव की सियासत है इसको रोक पाए हैं? क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके हैं? नहीं, सारे अपने अपने मकासद के लिए, एजेंडास के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जारी है। उमर, अच्छा, जैसे बड़ा खूबसूरती से बताया अभी सलमान साहब ने कि अगर ये सारे जो मसाइल चलें एक तरफ हैं ये, लेकिन अगर तारीख की बात की जाए तो एड हॉक जजेस जब भी आए हमारे मुल्क में, हमारी तारीख में, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है। उसका नतीजा कोई बहुत पॉजिटिव बन के हमारे सामने नहीं आया। कभी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, कभी कोई जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की मौत की सबब बना उसको। तो एक कंट्रोवर्सी कोई ना कोई हमारे सामने आई है। 2024 में हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एड हॉक जजेस, एक तो आइन का आर्टिकल 182 उसकी इजाजत देता है, लेकिन उसमें एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया गया है, कोरम का। और कोरम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी टेक्निकलिटीज जैसी चीजें का सामना करना पड़ रहा हो तो आप आर्जी तौर पे कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो 17 जजेस पूरे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप रिटायर्ड जजेस लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और फिर वो जजेस जिनके हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद हैं और हालिया उनके फैसलों के ऊपर कुछ सवालात हैं या ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, तो सियासी जमातें तो इतराज करेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एड हॉक जज के लिए क्या जरूरी है रिटायर्ड जज लगाया जाए? इस सवाल का जवाब है नहीं। अगर नहीं तो आप अगर हाई कोर्ट से चौथे नंबर वाले जज को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो सीनियर जजेस हैं, मिसाल के तौर के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब नंबर 1 सीनियरिटी पे बनते हैं, या बाकी जो जजेस हैं, आप हाई कोर्ट से जजेस एलिवेट क्यों नहीं करते? आप उनको एलिवेट कर लें, एड हॉक के तौर पे कर लें। आप वहां पे नहीं करना चाहते। या फिर एक और बात है, अब हर चीज में कहते हैं जनाब ये तो मैं तो आइन के टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, या जो पार्लियामेंट के अगर उन्होंने नहीं सोचा था तो ये उनका मसला है, आइन बनाने वालों का प्रॉब्लम है। तो हुजूर, एक और काम ये हो सकता है कि आप एक सजेशन के तौर के ऊपर पार्लियामेंट को लिख भेजें कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपने तब ये नंबर तय किया था तब मामला बिल्कुल डिफरेंट थे, आज आबादी ऊपर चली गई है, और अगर आप जजेस की तादाद नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग जाते रहेंगे और उनकी जो जेर इल्तवा होने की तादाद है वो बढ़ती जाएगी। तो आप मेहरबानी करें 17 से 27 कर दें, पार्लियामेंट को लिखें, वेट कर लें। बात सिर्फ ये है, ये ऐसे ही है जैसे किसी भी इदारे का सरबराह, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो, अब वजीर आजम ने अगर जाना हो और वजीर आजम जाने से एक हफ्ता पहले प्रमोशंस करे, तो क्या उसको कोई अप्रिशिएट करेगा? जाहिर है इसको सियासी रिश्वत के तौर पर देखा जाएगा। इसी तरह से जब आर्मी चीफ भी जाने लगते हैं तो वो थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं कि जो नए चीफ आएंगे वो ही कोर कमांडर्स को अपॉइंट करेंगे या वही जो आगे प्रमोशंस है वो करेंगे। अब जब आप जा रहे हैं, इन 4 जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होगा कि आपने 3 साल के लिए उनको अपॉइंट करना है और अगले चीफ जस्टिस से 3 साल के लिए आना है। तो अगला चीफ जस्टिस जो है आप 4 जज उनको दे के जाएंगे जो आपकी चॉइस के हैं। ये अलग बात है कि आप कहें जी वो तो जुडिशियल कमीशन करेगा, बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल कमीशन में गवर्नमेंट जो है वो आपको वोट करती है या कर रही है, हमने देखा है, और वो भी यही बात कर रहे हैं।
तो फिर ये सारे के सारा जो माहौल है और इतनी पोलराइजेशन हो, और जब इस किस्म के केसेस आपके सामने लगे हुए हों, तो फिर बहुत सारे सवाल हैं। मेरे ख्याल से इससे परहेज करनी चाहिए। अगर ये हो भी तो आप हाई कोर्ट से एलिवेट कर लें, अदरवाइज आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ दें या फिर पार्लियामेंट को भेज दें। ठीक हो गया। अच्छा मसूद, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप इट इज़ ओके नाउ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुल्क के चारों जो हाई कोर्ट्स हैं, 41 का ये नंबर है, ये जजेस या असामियाँ खाली हैं, तो आप वहाँ पे जजेस को अपॉइंट क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आपको एडहॉक जजेस की ज़रूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, अगर मकसद सिर्फ ये है कि पेंडिंग केसेस की तादाद ज़्यादा है इसलिए उनको सॉर्ट आउट करना है? अब आवाज मेरी ठीक आ रही है आपको? हाँ जी, आई कैन हियर यू। जी जी। देखिए निम्रा, इस वक्त जिस तनाजुर में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस अहद में, इस असर में, मामला यह है कि सोसाइटी के अंदर एक तफरीक है। अब अदलिया में जजेस जो हैं वो इस लेवल पर कहाँ तैनात नहीं हो रहे और कहाँ पर तैनात होने चाहिए, क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है, अवाम के अंदर क्या हो रहा है, हम एक मखसूस हालात में बात कर रहे हैं। और इन मखसूस हालात में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन तमाम मामलात की आयद होती है पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर, आयद होती है इस वक्त ज़राए अबलाग के ऊपर। सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए, सही दुरुस्त तजज़िये किए जाए, पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए कि अगर आपसे चीजें नहीं संभल रही। देखिए, बाकी जितने भी इदारे हैं वो सब हुकूमत के मुआवनतकार हैं या हुकूमत के मातहत। तो हुकूमत का सबसे बड़ा किरदार है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर। तो इस वक्त हम बजाय ये कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ हम इशारा करें, हम उनकी बात करें, इस वक्त पॉलिटिकल एलीट जो जाहिर सी बात है तफरीक का शिकार है, बुरी तरह से तफरीक का शिकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 2-2, 4-4 कदम पीछे हटें, आप मुल्क के बारे में सोचें, आप जरा सोचें इस वक्त मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, मुल्क के एक आम आदमी के साथ हो क्या रहा है इस वक्त। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है और अगर आप इस वक्त इसी धुन में हैं कि एक तबका चाहता है कि वो दूसरे को पीस के रख दे और दूसरा तबका चाहता है कि वो पहले तबके को पीस के रख दे, तो वो एक दूसरे को नहीं पीस रहे, वो इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम को पीस रहे हैं। वो उस निजाम को जो पहले से बहुत कमजोर है उसको और कमजोर बना रहे हैं। जजेस बिल्कुल अपने तरीक़ाकार के मुताबिक अपॉइंट होने चाहिए, बल्कि हर इदारे में उसके तरीक़ाकार के मुताबिक काम होना चाहिए, 100% दुरुस्त काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हुकूमतें किस लिए तखलीक पाती हैं, किस लिए लोग वोट देते हैं? अगर वोट को सही नहीं गिना जा रहा है, अगर इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, तो फिर इस निजाम का मकसद क्या है? तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, आवाम के अंदर बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, हमें इसका हमेशा अंदेशा रहता है। लेकिन मुझे फिर भी ये उम्मीद जरूर रहती है कि हमारे वो लोग जो इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, अगर उनकी लीडरशिप उन्हें महसूस होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो पीछे के लोग आगे आएंगे। मिसाल के तौर पर पार्लियामान के अंदर ही आप देख लें, सियासी जमातों में आप लोगों को देख लें कि अगर वो समझते हैं कि जी एक लीडरशिप कामयाब नहीं हो रही है तो दूसरी लीडरशिप को आना चाहिए, आकर मामलात को संभालना चाहिए। मगर इस वक्त कोई दानिशमंदी का मुजाहरा करने की जरूरत है, इस वक्त मजीद तफरीक की जरूरत नहीं। तो अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मसूद के मजीद तफरीक की ज़रूरत नहीं है, खासतौर पे इतने बड़े इदारे जिनके ऊपर हर एक पूरा मुल्क आपका डिपेंड करता है। जब उनके अंदर ये डिवाइड हमारे सामने आएगी तो दिस इज़ नॉट हाउ कंट्रीज प्रोग्रेस, दिस इज़ नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। सो हमारे मुल्क में जमहूरियत की जीत सबसे बुनियादी और बड़ी चीज़ है जो जब तक नहीं हो पाएगी तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। ख्वाजा आसिफ का बयान जिसका तज़किरा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में किया था, उन्होंने ये कहा कि सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में जाएगी और इनको कलअदम करार दिया जाएगा इंतखाबात को। उन्होंने अक्टूबर के महीने का तज़किरा क्यों किया, उमर के पास लेके चलते हैं सवाल। उमर बताइएगा। उसकी वजह उसका इस मामले को आप जोड़ के देखें, ये जो हालिया फैसला आया मखसूस सीटों वाला और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुई एडहॉक जजेस वाली, उसी खदशे की बुनियाद के ऊपर अब आगे चल के उनको ये लग रहा है कि वो मामला टेकअप होगा। अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान की पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने उस वक्त भी जजेस को कहा था कि हमारी दरखास्तें लगी हुई हैं 8 फरवरी वाली, आप मेहरबानी करें उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें।
फिर ये जो फुल कोर्ट होती रही उसमें इवन अतर मिनल्ला साहब बार बार कहते रहे कि वो दरखास्तें सामने क्यों नहीं आ रही या उसको हम टेकअप क्यों नहीं कर रहे। फिर पीटीआई ने एक और मुतफरिक दरखास्त दायर की, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इस सारे सिलसिले में हमने देखा कि जहां जहां इलेक्शन कमीशन को मुश्किल आई शायद उसको रेस्क्यू किया गया। वो क्यों किया गया मुझे उसकी वजूहात मालूम नहीं है। अब ये जो एडहॉक जजेस हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक है आने वाले चीफ जस्टिस के टेन्योर के साथ, जो मैंने आपको पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ये 4 जजेस आप बुनियादी तौर पे कहीं जिस तरह आपने देखा होगा कि हम वो वेट सिस्टम नहीं होता तो अब दुकान के ऊपर जाए तो वो रखते हैं ये किलो का, ये 2 किलो का, आधा किलो का है। तो ये 4 जजेस बुनियादी तौर पे बैलेंस करने के लिए शायद कहीं लाया जा रहा है। उसका इंपैक्ट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अगले टेन्योर के ऊपर। मैंने आपको अभी मामला बताया कि वो जो नून लीग की पिटीशन वाला मामला है उस पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का वोट आपको असर करेगा। अब उस सारे मामले को लेकर जब आप ये करेंगे तो अब आपको खदशा ये है कि आप आने वाले चीफ जस्टिस को उनके आने से पहले मफलूज करना चाहते हैं या उसी तरह से तकसीम वाले मैटर के ऊपर जाना चाहते हैं जिस तरह आपने इलेक्शन से पहले जस्टिस बनियाल के साथ किया था। तो अब जब ये है तो आपके अंदर का खौफ है, आपको ये लगता है कि अगर हमने किया तो फिर ये मामला इलेक्शन वाला टेकअप हो जाएगा, और अगर हो भी जाए तो आपको डर कैसा है? आपको तो कहना चाहिए कि जनाब बिस्मिल्लाह, आपने अक्टूबर में इस मामले को क्यों टेकअप करना है? आपको चाहिए था आप मुतालबा करते काजी साहब आप अभी इसको टेकअप करें और इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपके मुखालिफिन जब फॉर्म 47, 45 के आपको ताने मारते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं वो आपके अंदर का जो खौफ है आप उसको मारना चाहते हैं। लेकिन आप ये तो नहीं हो सकता ना कि आने वाला चीफ जस्टिस ये आपको बताए कि मैंने कौन से केसेस टेकअप करने हैं, मैंने कौन सी चीजों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो एक सियासी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अदालतों के साथ, और मुस्लिम लीग नून को ये भी पता है कि जब हुकूमतें अदालतों के साथ लड़ती हैं तो शिकस्त किसको होती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है, उसका अंजाम याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मसूद, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने साथ ही ये भी कहा कि हम हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब उनकी किसी भी हद से क्या मुराद है? आईनी, गैर कानूनी कुछ भी इकदाम की अगर जरूरत है तो वो लेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं PDM 2.0 चल रहा है, अभी कोई भी आइन कानून की लाज तो रखी नहीं गई है। ये हुकूमत बचाने की बात नहीं है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, पहले भी बहुत हुकूमतें गई हैं, हुकूमतें बनती रहती हैं। ये बात है उनकी अपने वजूद की, जहां पर उनका अपना, आपको याद होगा कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, जिस दिन वजीर आजम बने PDM 1 में, उस दिन तो उनपे फर्द जुर्म आयद हो रही थी। 16 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, 16 अरब रुपए का, उसमें उनपे फर्द जुर्म आयद होनी थी। पूरा शरीफ खानदान तो इस मुल्क से बाहर बैठा हुआ था, सबके ऊपर केसेस थे, पूरी पार्टी के ऊपर केसेस थे। ठीक है, कुछ सियासी इंतकाम भी था, लेकिन ये नहीं कि उसमें कहीं सब्सटेंस मौजूद ही नहीं था। बहुत से केसेस थे जो बड़े पावरफुल केसेस थे। आप जरदारी साहब को देख लीजिए कि जरदारी साहब इस वक्त भी इस्तिस्ना पर सदर मुमलिकत बने बैठे हुए। अगर उनका इस्तिस्ना खत्म हो जाए तो वो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ केसेस चल सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त बैठे हुए। तो ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये सियासी वजूद की बात, इनके अपने वजूद की बात है। सियासी वजूद भी मैं नहीं कहूंगा, सियासी वजूद तो आपको नजर आ गया फरवरी के इलेक्शन के अंदर कि वो किस हद तक मौजूद है। तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, बिल्कुल किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क के निजाम में, रियासत के निजाम में कहीं पर थोड़ी भी रमक मौजूद है जो किसी भी हद तक जाने के इन दावों के सामने ढाल बन सके, या माजी में जो गलतियां दोहराई गई उन गलतियों को ना दोहराने की का इरादा कर सके कि अब दोबारा से अदालती फैसलों की बेतौकीरी नहीं करनी है। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गलत करता रहे तो अब वो मजीद गलत नहीं होना है। जब जजेस उठ खड़े हुए हैं, अदलिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें आ रही हैं, जब देखिए सियासी जमातों का आप देखिए ना कि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त बड़े दबाव में है, हर तरह के दबाव में, उसके लोगों ने उसको छोड़ के चले गए, वो अपनी जगह। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जो इख्तिदार में जमात मौजूद है नून लीग, उसके कितने लोग उसको छोड़ के चले गए, उसके वतन से एक नई पार्टी वजूद में आ रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तो उनको अपने अंदर जो गलत हो रहा है उसको वो ठीक करने की कोशिश करें तो बच सकते हैं। लेकिन अगर ये कहेंगे कि किसी भी हद तक जाएंगे तो फिर आप जाके देख लें किसी हद तक। बिल्कुल दुरुस्त कहा उमर दराज ने कि मुशर्रफ की हुकूमत से ज्यादा मजबूत तो हुकूमत नहीं है ना। और शायद हुआ क्या था मुशर्रफ दौर में, जी जरूर कंटिन्यू प्लीज।
नहीं बताइएगा। मैं कहना नहीं चाह रहा कि मुशर्रफ साहब के साथ क्या कुछ हुआ था, किसने आके मुशर्रफ साहब का तख्ता उल्टा था, वो सब कुछ बहुत से इंटरव्यूज में, किताबों में लिखा जा चुका है। तो अब भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। खुदा न खास्ता। अच्छा सलमान साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने साथ ही ये भी एक्सेप्ट किया है कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से। ये क्या गवर्नमेंट बैक ऑफ कर रही है या बेवकूफ़ी उनको लगी कि ये हमने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की? ऐसा नहीं है। जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब को जो है वो दोबारा रीएक्टिवेट किया गया है। उन्होंने पूरी की पूरी जो पार्टीज़ है उनका इजलास बुलाया है, उसके अंदर चौधरी शुजात हुसैन को भी इन्वॉल्व किया गया है, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी जो है वो दावत दी गई है। तो इसके ऊपर मुशावरत अभी जारी है। मैं एक और चीज़ के ऊपर जो है ना वो निमरा आप लोगों की ज़रा तवज्जो जो है वो मबजूल करा दूँ, वो ये है कि भाई बड़ी देर से बात करें कि हुकूमत अगर इनसे नहीं संभल रही तो इनको चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इनसे नहीं चल रही तो इनको चले जाना चाहिए, और फिर किसको लेके आएँ इसका भी जवाब देना। अगर उन्हीं लोगों को लेके आना है जो पहले गवर्नमेंट चला रहे थे, जिनकी वजह से अब ये सारा का सारा खलफशार चल रहा है और उन्होंने वो मुल्क जलाना है और तोड़ना है और अपनी मर्जी करनी है और मैं ना मनू वाली सियासत चलनी है, तो यू नो इट्स बेटर ऑफ द वे इट इज गोइंग ऑन। इसमें जो लार्जर कंसेंसस है उसकी जरूरत है। देखें, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, अगली गवर्नमेंट आएगी, फिर ये शोर मचाना शुरू कर देंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा वोट बैंक छीन लिया, पहले भी वो वोट को इज्जत दो का जो है वो नारा लगा चुके हुए हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, इसको कहीं ना कहीं खत्म होना है। और ये खत्म इसी तरह होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज के ऊपर आएं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं और उसके बाद एक ब्रॉडर रोड मैप लेके निकलें। अब अगर ये जो नैरेटिव है मसूद साहब का, मैं उसके ऊपर चलूं कि जी हुकूमत को चले जाना चाहिए और छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनसे हुकूमत नहीं संभल रही, तो फिर क्या करें? बकौल आपके और जो बकौल सारा का सारा शोर है कि पीटीआई इज द लार्जेस्ट पार्टी और उनका मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है, फॉर अ मिनट में एज्यूम कर लेता हूं कि हम आपको पीटीआई को दे देते हैं गवर्नमेंट। डू दे हैव अ रोड मैप टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस? द आंसर इज नो। अगर आपने सुन लें, इसमें आखिरी चीज जो है ना सिर्फ वो ऐड कर लें कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये काकिस्टोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि आपने इनकॉम्पिटेंट लोगों को गवर्नमेंट देनी है। और प्लीज इसके ऊपर तवज्जो दें, डेमोक्रेसी पनपनी फूलनी चाहिए, काकिस्टोक्रेसी नहीं पनपनी फूलनी चाहिए कि जो सबसे इनकॉम्पिटेंट नालायक लोग हों उनको आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर दफा तो हम भी यही है कि जमहूरियत की ही जीत हो। मैंने शायद ब्रेक लेने से पहले भी ये कहा था कि जमहूरियत की जीत जब तक नहीं होगी तब तक हमारा उसके लिए रिकंसिलिएशन जरूरी है, उसके लिए फाहम तफहीम जरूरी है। गवर्नमेंट ने तोड़ना, गिराना, फिर लाना, फिर तोड़ना, फिर इंतशार करना नहीं होगा। तमाम लोगों को एक टेबल पे बैठ के अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। सर, अवाम के मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत है वो अपना टेन्योर पूरा करे, दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड। मसूद, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, एक तो मुझे बड़ा रश हो रहा है कि सलमान साहब की आवाज बड़ी अच्छी आ रही है, उनके पास बहुत अच्छा माइक मौजूद है। तो सलमान भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे साथ, हाँ बिल्कुल आपकी भी आवाज बड़ी अच्छी आ रही है। देखिए, आपने जो बात की ना निमरा, वो वही बात है कि एक निजाम मुल्क में मौजूद है, आइन मुल्क में मौजूद है, उस आइन के तहत इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन का शफाफ होना जरूरी है और उन शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आए वो अपने 5 साल पूरे करे। अगर हुकूमत अवाम हटाना चाहते हैं तो बिल्कुल अवाम उसको हटा दें, लेकिन उसको अपना वक्त पूरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब मैं या सलमान साहब ये फैसला कैसे कर सकते हैं यहाँ पे बैठकर कि जो आए थे वो नालायक थे और जो आए वो बड़े लायक थे? इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते हैं ना, हम नहीं बता रहे मेरे प्यारे भाई। जो आईएमएफ से जो मुआहदे तोड़े थे ये उसका खलफशार है। जो एंड के अंदर जाते हुए पेट्रोल की प्राइसेस 3 महीने के लिए फिक्स कर गए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। फिर देखें, ये एक लंबी डिबेट है, इसमें मत जाएं प्लीज, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। मसूद साहब ने तो आईएमएफ का होता हुआ मुआहदा जो है उसको तोड़ दिया था जब उसको धमकियां लगाई थी। तो मेरे आका, टू रॉन्ग्स आर नॉट गोइंग टू मेक वन राइट। यही गुजारिश कर रहा हूं कि कौम के वसीतर मफाद में जब तक तमाम लोग आके एक ब्रॉडर पॉलिसी, एक ब्रॉडर रोड मैप लेके बाहर नहीं निकलेंगे, ये सर्कस इसी तरह जारी रहेगा। पुरानी वाली गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं थी, उन्होंने इसके ऊपर इलेक्शन की रिगिंग का इल्जाम लगाया हुआ था। इस गवर्नमेंट के ऊपर अब आपकी साबका गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो ये तो इसी तरह म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा मेरा भाई। ये कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। भाई सीधी सी बात है, मुल्क में आइन मौजूद है, उस आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन शफाफ होना चाहिए, एक साफ शफाफ हुकूमत बननी चाहिए, उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में इस तरह से होता है। आप करवाएं इस गवर्नमेंट के 5 साल पूरे। I'll stand with you.
Let's start with this government. Let's start this change. You get this government a chance to. तबरेज़ साहब भी इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्विक आप इस गवर्नमेंट को 5 साल चलने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। सलमान साहब थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा मेहरबानी। गुजारिश ये है कि नून लीग को पता है कि कैसे वो आए हैं और क्यों नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, और अब उनको पता है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनमें क्या होने जा रहा है। उनको पता है कि जब जस्टिस मंसूर आएंगे तो उस वक्त अदलिया किस पेज पे होगी और अदलिया का मोराल कैसा होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं जो कुछ करना है काजी साहब की मौजूदगी में कर लें, उसके बाद हो सकता है हमें अदलिया से वो तवक्कुआत जो है हमारी उसके मुताबिक वो फैसले हमें ना मिले। ठीक हो गया जी। तमाम मेहमान शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।